दोस्तों, राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा इंसाफ संगठन का मैं प्रवक्ता बोल रहा हूं, विजय यादव। और यह पत्रिका जो है मुखवक्ता हिंदी मासिक पत्रिका मार्च 2023 इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर कह रहे हैं, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। मेरे चारों तरफ पढ़े लिखे क्लर्कों की भीड़ इकट्ठा हो गई है, जो सिर्फ अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। मैं इस कारवां को बड़ी मुसीबतों और बेशुमार विरोधियों का सामना करके यहाँ तक लाया हूँ। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि यह कारवां हमेशा आगे ही बढ़ता रहे। दोस्तों, इंसाफ के संस्थापक अमृतलाल जी हैं और वामसेप मुखवक्ता इंसाफ परिवार की ओर से देशवासियों को कांशीराम सायाजीराव गायकवाड़ जी के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामना। सावित्रीबाई फुले, भगत सिंह, संत तुकाराम, कार्ल मार्क्स के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। दोस्तों, ये जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, यह पूरी दुनिया को मानवता का संदेश और गरीबों के आर्थिक क्रांति करने के लिए अपना पूरा जीवन इन्होंने लगा दिए। दोस्तों, शिक्षा की बात हो, इंडस्ट्रियल की बात हो या अछूत शूद्रों के विकास की बात हो, हर जगह इन महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन और अपनी पूरी ज़िंदगी इनके लिए लगा दी। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सर छोटू राम और बाबा साहेब अम्बेडकर की बदौलत ही ओबीसी और SC ST जो 85% अल्पसंख्यक, जो 85% के लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जब 1942 में बाबा साहेब अम्बेडकर और सर छोटू राम कामगार मंत्री हुए थे अंग्रेज़ों के समय, तो उस समय लोग 16 घंटा काम करते थे और संडे की छुट्टी भी नहीं थी लोगों को, और लोग उतना ही कमा पाते थे जितना अपना पेट भर सके। और कोई भी एम्प्लॉय लॉ उनके ऊपर लागू नहीं होता था, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने और सर छोटू राम ने उत्तर भारत के प्रोविज़न के अध्यक्ष बने, और बाबा साहेब अम्बेडकर बॉम्बे प्रोविज़न के अध्यक्ष बने, और कामगारों को PF फंड, सर्विस, मेडिकल इंश्योरेंस और उनको महीने की छुट्टी और हर एक सुविधा, यूनियन बनाने के अधिकार, सब कुछ उनको मिला बाबा साहेब अम्बेडकर और सर छोटू राम की वजह से। तो इस लड़ाई को मुखवक्ता के माध्यम से, वामसेप के माध्यम से और इंसाफ संगठन के माध्यम से आगे बढ़ाई जा रही है। और 2018 में 2021-22 में जो है निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा गया। सर अमृतलाल जी ने पत्र लिख करके ये कहा, न्यायिक सुधारों के लिए वित्त मंत्री महोदय को इंसाफ का खुला पत्र दिया उन्होंने।
भारत में जो गरीबी है, भारत में हर साल SC ST और OBC और अल्पसंख्यक जो गरीब हैं और जो फॉरवर्ड में भी थोड़े बहुत जो गरीब हैं, उनके 25 लाख लोग कुपोषण और भूखमरी, इसमें 7 लाख बच्चे हैं। हर साल 25 लाख लोग मर जाते हैं भारत में, यह आंकड़ा है। 29 करोड़ लोग भारत में भूखमरी के कगार पर हैं और भारत की 60% आबादी जो है यहाँ पर सिर्फ 4% संपत्ति पे जीती है और 50% आबादी 3% संपत्ति पे जीती है और 1% आबादी जो है उसके पास भारत की 40% संपदा है, जो संसाधन है वह 40% है। इसलिए अमृतलाल जी ने पूरा आंकड़े के साथ निर्मला सीतारमण को यह पत्र भेजा और पत्र में उन्होंने यह लिखा, अरबपतियों की संख्या व कुल संपत्ति का अनुमान इसे षड्यंत्र ही कहना चाहिए कि देश अपने देशवासियों की धन दौलत का कोई अधिकृत आंकड़ा, रिपोर्टों या अनुमान देशवासियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है। विदेशी संसाधनों द्वारा देश की कुल निजी संपत्तियों मात्र 950 लाख करोड़ रुपए के लगभग दर्शाई जाती है। गलत आंकड़ों पर देश की गलत नीतियां बना ली जाती है। सरकार OBC की जनगणना नहीं करा रही है। भविष्य के लिए वर्तमान की सही जानकारी होना जरूरी होता है। हमारा अनुमान है कि देश में कुल निजी संपत्तियों लगभग 8,000 से 10,000 लाख करोड़ रुपए है। ऐसा मानने के निम्नलिखित आधार हैं। एक देश में 30 करोड़ आवासीय मकानों में लगभग 15 करोड़ मकान ईंट, पत्थर या कंक्रीट के बने हुए हैं, पक्के आवास हैं। एक मकान की कीमत औसतन 50 लाख रुपए भी मान ले तो केवल मकानों के ही यह संपत्ति 750 लाख करोड़ रुपए बैठ जाती है और कच्चे मकानों की कीमत नहीं है तो उस भूमि की कीमत अवश्य होती है जिन पर वह मकान बना होता है। दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में 1 वर्ग गज रिहायशी भूमि की कीमत प्राय 2 लाख रुपए से कम नहीं है। इसलिए विदेशी आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं, लेकिन मजबूरीवश उन्हीं आधार पर बात कहना मजबूरी हो जाती है। 2. बोफोर्स तथा ऑक्सफैम की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देश के 100 सर्वाधिक अमीरों की संपत्ति 57.35 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 53.16 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इस आशय की रिपोर्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। यह इस अवधि में 2.30 गुना या 230% वृद्धि है। डॉलर अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई है बताई जाती है। विचार कीजिए कि यदि केवल 100 धनवान लोगों की संपत्ति 57.53 करोड़ रुपए आकी जाती है तो देश के 10,000 धनवान लोगों की संपत्ति इसके 10 गुना रुपए 553 लाख करोड़ रुपए तथा 10 लाख धनवान लोगों की संपत्ति इसके 10 गुना यानी 5,735 लाख करोड़ रुपए आका जाना गैर तार्किक या असंगत नहीं है। 3. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड NSE के वेब पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सूचीबद्ध केवल 2096 कंपनियों के शेयरों की बाजार की कीमत अगस्त 2022 में लगभग
278 लाख करोड़ रुपए रही है, जो कि मार्च 2021 में 200 लाख करोड़ रुपए थी। इंडिया टाइम्स कॉम में कॉरपोरेट मामलों संबंधी मंत्रालय की रिपोर्ट के हवाले से प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 30 अप्रैल 2022 तक कुल 23.34 लाख कंपनियां पंजीकृत हुई हैं। इनमें से लगभग 8.3 लाख बंद हो गई हैं और 14.51 लाख कंपनियां सक्रिय हैं। इनकी अधिकृत पूंजी केवल 2316 करोड़ रुपए बताई गई है, लेकिन इनकी वर्तमान बाजार कीमत निश्चित तौर पर लाखों करोड़ रुपयों में होगी। इसके साथ ही लगभग 633 लाख पंजीकृत उद्योग व व्यवसाय है। यदि केवल 2096 सूचीबद्ध कंपनियों की कीमत 278 लाख करोड़ रुपए है, तब लगभग 6.5 करोड़ की बड़ी संख्या के या अन्य औद्योगिक व्यावसायिक उपक्रमों की बाजार कीमत हजारों लाख करोड़ रुपए होना सामान्य बात है। देश में 3000 लाख से ज़्यादा आवासीय मकान है, 7000 लाख वर्ग फीट व्यावसायिक व कार्यालय क्षेत्र हैं, 4000 लाख एकड़ खेती की उपजाऊ भूमि है, 10,000 से ज़्यादा शहर हैं। केवल दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास जैसे 13 बड़े मेट्रो शहरों का क्षेत्रफल 6000 करोड़ वर्ग मीटर है। यहाँ रिहायशी ज़मीन की औसत कीमत 50,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की मान ली जाए और यह निर्माण की गई बहुमंजिला इमारतों के कारण फ्लोर एरिया क्षेत्र में हुई बढ़ोतरी को भी संज्ञान में लेंगे तो केवल इन शहरों की अचल संपत्तियां ही 6,000 लाख करोड़ रुपए या कई हजार लाख करोड़ रुपए बैठ जाएगी। समाचार पत्रों के अनुसार अकेले मुकेश अंबानी जी के आवास एंटिलिया की हाल की कीमत लगभग 10,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। मंदिरों तथा इनके गर्भगृहों में निकला धन छिपाया गया है। यहाँ एक विकार चिरकालीन रहस्य है। 5. वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश के काले धन के बारे में बताया था कि हर एक देशवासियों के हिस्से में 15-15 लाख रुपए आएगा। इस गणना के अनुसार 135 करोड़ गुना 15 लाख अर्थात 2035 लाख करोड़ रुपए काला धन उस वक्त देश में था। उस वक्त कम से कम इतना ही सफ़ेद धन भी रहा होगा। तो उस वक्त देश में कुल धन हुआ 4,050 लाख करोड़ रुपए। बीते 8 वर्षों में देश जिस तेज़ी से आगे बढ़ा है उसके अनुसार वर्तमान समय में देश में कुल धन दुगना होकर लगभग 8,000 लाख करोड़ रुपए स्वीकार करना ही तर्कसंगत है। उपरोक्त तार्किक अनुमानों के आधार पर तथा बढ़ती महंगाई व प्रगति के आधार पर जैसे अडानी विश्व के अमीरों की श्रेणी में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं तथा देश की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ गई है आदि जैसी परिस्थितियों को देखते हुए देश की कुल 135 करोड़ जनसंख्या की कुल निजी संपत्तियां लगभग 8,000 लाख करोड़ रुपए से 10,000 लाख करोड़ रुपए तक मानी जा सकती है। देश में मध्यम वर्ग नहीं है, ना के बराबर है। देश की धन दौलत केवल गिने चुने हाथों में पहुंच जाने के कारण अरबपतियों की संख्या देश की कुल जनसंख्या 0.1% या मात्र 13-14 लाख व्यक्ति परिवारों के करीब मानी जा सकती है। सरकार चाहे तो बिना देरी के आयकर के ईश्वर घोषणा के जरिए की तरह ही
अधिपक्ष संपत्ति टैक्स की इस घोषणा के जरिए देश के अरबपतियों की संख्या का तुरंत पता लगा सकती है। सरकार जनगणना में भी इसे शामिल कर सकती है। अरबपतियों की अधिक संपत्ति पर टैक्स ऑन सरप्लस वेल्थ विथ मिलेनियर्स। क्या आप या कोई भी सज्जन व्यक्ति यह कह सकता है कि अरबपतियों की अतिरिक्त साधन संपत्तियों से यदि 0.50% से 2.50% सालाना टैक्स वसूल लिया जाएगा तो उसके जीवन पर भयंकर दुष्प्रभाव पड़ जाएगा, जैसा कि जीएसटी के मामले में गरीबों के साथ हो रहा है और बेचारे गरीब लाचारों से उनके खर्च पर 28% तक टैक्स वसूला जा रहा है। फिर ऐसा क्योंकि वर्तमान भाजपा सरकार ने वर्ष 2015 में अरबपतियों पर लगने वाले मात्र 1% धनकर या अधिक के संपत्ति टैक्स वापस ले लिया था और आम नागरिकों पर जीएसटी लाद दिया था। क्या आपको यह नहीं लगता है कि आम आदमी पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए और अरबपतियों पर टैक्स लगाना चाहिए, विशेषकर उस परिस्थितियों में जब अरबपतियों से नाम मात्र का टैक्स वसूलने से ही सरकार के खर्च पूरे हो जाते हों। वह गरीब व मध्यम परिवार टैक्स के बोझ व टैक्स की मार से छूट जाते हैं, जो कि वास्तव में सही में न्यायिक स्थिति है। सरकारों के बजट खर्च बनाम धनकर व अधिक संपत्ति टैक्स की मात्रा राज्य सरकारों और केंद्र का कुल बजट खर्च मोटे तौर पर 2023-24 में संभावित लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है। इस बजट खर्च हेतु जीएसटी के राजस्व आमदनी अनुमान मोटे तौर पर 17 लाख करोड़ रुपए और व्यक्तिगत आयकर आमदनी अनुमान लगभग 8 लाख करोड़ रुपए संभावित है। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है कि जीएसटी टैक्स की मार गरीबों, बेरोजगारों, अपाहिजों, बीमारों पर पड़ती है, इसीलिए यह क्रूर अन्याय है और इसे हटा लेना चाहिए तथा व्यक्तिगत आयकर भी अनावश्यक व गैरवाजिब है और हटाना चाहिए। तो इनकी हानि को अधिक संपत्ति टैक्स या धनकर से व्यक्तिगत आयकर भी से आसानी से पूरा किया जा सकता है। केवल यही नहीं, केवल 10-12 लाख अरबपतियों पर जिनके पास मोटे तौर पर लगभग 6,400 से 8 लाख करोड़ रुपए मूल्य के धन संसाधन माने गए हैं, उनसे 0.50% से 2.50% औसतन 2% सालाना धनकर वसूल किया जाए तो लगभग 128 लाख करोड़ रुपए से 160 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो जाएगा। जीएसटी व आयकर हटाने की राजस्व हानि लगभग 25 लाख करोड़ रुपए घटा देने के उपरांत इसे लगभग 103 से 135 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राजस्व आमदनी प्राप्त होगी। इसी अतिरिक्त राजस्व आय से जन कल्याण व राष्ट्र निर्माण के बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। अरबपतियों की सही संख्या व उनके पास धन संसाधनों की राशि का पता सरकार आसानी से लगा सकती है। सबको रोजगार व सुधार समृद्ध राष्ट्र अधिक संपत्ति टैक्स से प्राप्त 103 से 135 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजट आय के उपरांत प्रावधानों तथा जीएसटी हटाने व आयकर हटाने से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में आने वाली कमी आदि से इनकी मांग में आई बढ़ोतरी से रोजगार के अवसर के बाढ़ आ जाएंगे और सभी को रोजगार देना संभव हो जाएगा। आवास निर्माण, वृक्षारोपण, सफाई, रख रखाव आदि अकुशल कार्य क्षेत्र में ही करोड़ों हाथों की ज़रूरत है। सिंचाई, जल संवर्धन, नदियों, तालाब की सफाई, रेल, सड़क निर्माण, बिजली आदि क्षेत्रों में विकास कार्यों में भी बड़ी मात्रा में रोजगार की गुंजाइश है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल आदि क्षेत्रों में शिक्षित रोजगारों को काम मिल सकेगा। सबको शिक्षा, समान शिक्षा, सबको स्वास्थ्य सुलभ होगा। बजट की कमी के कारण सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, समान शिक्षा का सपना कालांतर से अधूरा चला आ रहा है। अरबपतियों की संपत्ति पर अधिक संपत्ति टैक्स या धन कर लगाए जाने से प्राप्त बजट आय इस बहाने को ख़त्म करेगी और देश के लोग स्वास्थ्य व एक समान शिक्षित होकर देश की एकता, अखंडता और विकास में भागीदारी बनेंगे और देश का
चहुमुखी विकास करेंगे। राष्ट्रीय आय में दुगनी चौगुनी बढ़ोतरी होगी। अरबपतियों के कब्जे में बेकार रखे हुए अथवा काम में लिए जा रहे धन संसाधनों व संपत्तियों पर 0.50% से 2.50% तक औसतन लगभग 2% वार्षिक टैक्स वसूले जाने से जो राजस्व सरकार के पास आकर देश की अर्थव्यवस्था में बजट द्वारा उपयोग में लाया जाएगा, उससे देश की हिसाबी सकल घरेलू आय वर्तमान लगभग 250 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कम से कम 500 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी और हर वर्ष बढ़ोतरी उत्तरोत्तर बढ़कर अगले 5 वर्षों में क्रमशः लगभग 650 से 950 से 1150 से 1350 व 1500 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। 6 वर्षों में लगभग 6 गुना बढ़ोतरी होगी। गौतम अडानी जी की धन संपत्ति 5 वर्षों में 14 गुना बढ़ी है, तो इस 6 गुना बढ़ोतरी को कल्पना या अप्रत्याशित नहीं माना जाना चाहिए। जैसे देश के सार्वजनिक संसाधनों के निजी मुद्रीकरण से आदरणीय गौतम अडानी जी की धन संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, उसी तरह देश के अमीरों के काला धन और उनके पास बेकार पड़ी संपत्तियों के मुद्रीकरण से देश के लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ोतरी का एक अन्य निश्चित आर्थिक गणित व सिद्धांत भी है कि जब गरीबों की बजाय अमीरों से टैक्स लिया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था के लिए दुगना से भी ज़्यादा प्रभावी व विकासशील होता है, क्योंकि गरीबों में खर्च की आवश्यकता तथा खर्च की प्रवृत्ति अधिक होती है और जब जीएसटी आदि टैक्स मुक्ति से इनकी आमदनी बढ़ती है तो वह गरीबों तथा देश की आमदनी में कई गुना बढ़ोतरी करती है। गरीबी भुखमरी में कमी होगी। सरकार निश्चित आर्थिक गणित या सिद्धांत भी है कि जब गरीबों की बजाय अमीरों से टैक्स लिया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था के लिए दुगना से भी ज़्यादा प्रभावी और विकासशील होता है, क्योंकि गरीबों में खर्च की आवश्यकता तथा खर्च की प्रवृत्ति अधिक होती है और जब जीएसटी आदि टैक्स मुक्ति से इनकी आमदनी बढ़ती है तो वह गरीबों तथा देश के गरीबी भुखमरी में कमी होगी। सरकारें जब अरबपतियों की आय की बजाय उनकी धन दौलत पर टैक्स लगाकर अपना खर्च चलाने लगेंगी तो अरबपति अपने धन संसाधनों को बेकार पड़ा नहीं रहने देंगे। सरकार भी पड़ी हुई आय के खर्च से लगातार रोजगार देने की स्थिति में हो जाएगी। रोजगार से गरीबी और भुखमरी में कमी आएगी और इनके अंत की संभावनाएं बढ़ेगी। 2500 रुपये महीने का रोजगार या पकौड़ा रोजगार किसी की गरीबी नहीं मिटा सकता है। गरीब व मध्यम परिवार टैक्स के बोझ से मुक्त होंगे। अरबपतियों पर अधिक संपत्ति या धन कर लगाए जाने के बाद किसी अन्य पर कोई जीएसटी, वेट या आयकर का बोझ डालने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। यह सही भी है कि यह संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बेगमपुरा राष्ट्र की संकल्पना को साकार करता है, जिसमें एक ऐसे राष्ट्र का संकल्प है जिसमें ना वर्ण व्यवस्था की ऊंच नीच हो, ना जाति प्रथा हो और ना ही टैक्स आदि के लिए सरकार कोई अत्याचार हो। सभी लोग बेखौफ बेगम आनंदित जीवन जिए। हो और ना ही टैक्स आदि के सरकार का कोई अत्याचार हो। अरबपतियों का प्राथमिक सामाजिक दायित्व अरबपति होना सामान्य बात नहीं है। प्राय वही व्यक्ति या परिवार अरबपति है जिन्हें वर्तमान सरकार ने या पहले के राजा महाराजाओं नवाबों आदि ने धन धरती या अन्य संसाधन दान इनाम या नाम मात्र के शुल्क पर प्रदान किए हैं। बताया जाता है कि गुजरात सरकार ने अडानी जी को उनके मुंब्रा पोर्ट के लिए हजारों एकड़ ज़मीन 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बेच दी थी। अरबपति क्योंकि राष्ट्र के धन संसाधनों
के बल पर ही अरबपति बने हैं। इसलिए राष्ट्र के सभी प्रशासनिक खर्चों व विकास आदि खर्चों को वहन करने का सामाजिक दायित्व मूलतः इन अरबपतियों का ही है। देश के साधन संसाधनों में जिनका जितना अधिक कब्जा है, देश चलाने के खर्चों में उनका उतना ही अधिक दायित्व है। धन दौलत जमीन जायदाद नहीं तो कोई टैक्स बोझ भी नहीं है। खेत मजदूर, कारखाना मजदूर, कर्मचारी, रेहड़ी पटरी वाले, खोमचा वाले, सेना पुलिस के जवान, छोटे दुकान व्यवसाय आदि ऐसे लोगों पर जो राष्ट्र की साधन संपत्तियों का लगभग कोई लाभ नहीं उठाते हैं और जब कभी उनका कोई लाभ उठाते हैं तो शुल्क चुकाते हैं और जो अपने खून पसीने से अपनी आजीविका चलाते हैं, उन सभी पर किसी प्रकार का टैक्स बोझ क्रूर अन्याय है। केवल देश के साधन संसाधनों के मालिकों पर ही टैक्स लगाना चाहिए। जो लोग देश की धरती से उपज लेकर के लाभ पाते हैं, देश के खनिजों को बेचकर लाभ पाते हैं, देश के वनों को बेचकर लाभ पाते हैं, इनके लाभ में इनके अपने श्रम के अलावा देश के प्राकृतिक धन संसाधनों का लाभ भी जुड़ा होता है। और क्योंकि प्राकृतिक धन संसाधन स्थायी रूप से पूर्णतः किसी व्यक्ति विशेष के नहीं माने जा सकते हैं, इसलिए इन पर ही टैक्स लगाए जाने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नाइक है अंत केवल अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, मोदी, मित्तल, जिंदल, चौकसी, रामदेव, सिंधिया आदि अरबपति घरानों की संपत्तियों से ही टैक्स उसूलना न्यायिक है। जो देश के प्राकृतिक या प्रगति से निर्मित साधन संसाधनों का लाभ उठा रहे हैं, देश सदैव एक साक्षी साधन संसाधन होता है। देश के धन संसाधन संपदा किसी व्यक्ति, संसाधन, राष्ट्र या अन्य किसी के नाम में या स्वामित्व में होते हुए भी वह पूरी तरह उनकी अपनी नहीं होती है। व्यक्तिगत होते हुए भी वह सामूहिक ही होती है। इसमें राष्ट्र या हर एक देशवासी की हिस्सेदारी भी सदैव बनी रहती है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि कोई मालिक अपने धन संसाधनों संपदा को नष्ट नहीं कर सकता है, जैसा कि परिवार का मुखिया परिवार के साधनों को ना ही नष्ट कर सकता है और ना ही परिवार के किसी सदस्य को परिवार की धन दौलत नष्ट करने दे सकता है। इसके साथ ही परिवार के धन दौलत में परिवार के सभी सदस्यों की बराबर की हिस्सेदारी होती है, जो परिवार में जन्म के साथ ही निश्चित हो जाती है। देश के साथ भी यही स्थिति है। देश के जन्म के साथ भी देश की एक समान नागरिकता निश्चित हो जाती है और वह देश के साधन संसाधनों व क्षणों में बराबर का जिम्मेदार बन जाता है। पारिवारिक संपत्तियों में महिलाओं की हिस्सेदारी तो स्वीकार ली गई है, परंतु खेद है कि राष्ट्रीय स्तर पर निजी धन दौलत में, साधन संपदा में सभी नागरिकों की एक समान हिस्सेदारी स्वीकारी जाना अभी शेष है। इसकी मांग भी मुखर नहीं हो रही है, जबकि बढ़ती आर्थिक विषमता का यही एक सच्चा व सरल समाधान है। देश के प्रगति निर्मित व अन्य साधन संसाधनों पर समान अधिकार, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि देश सब नागरिकों का साझा होता है और देश की तमाम धन दौलत व कर्जे आदि देशवासियों के साझे होते हैं तथा देश का संविधान भी क्योंकि नागरिकता में भेदभाव नहीं करता है और भेदभाव स्वीकार भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए देश के समस्त साधन संसाधनों व धन संपदा में सभी नागरिकों का एक समान अधिकार है। इसे स्वीकारा जाना चाहिए और एक समान बंटवारा होना चाहिए। एक समान भौतिक बंटवारा संभव नहीं है, लेकिन मौद्रिक समान संपत्ति मौद्रिक अधिकार व बंटवारा आसानी से किया जा सकता है। समान संपत्ति के हिस्से का लाभांश, ब्याज या किराया आदि अधिकार देश में व्यापक आर्थिक विषमता है। इस व्यापक आर्थिक विषमता को सोवियतों की 25 अक्टूबर 1917 की महान समाजवादी क्रांति की तरह मिटाए जाने और आर्थिक रूप से सबको एक साथ एक समान बनाने के प्रयास में देश के अनेक साधन संसाधनों को टुकड़ों में बांटकर नष्ट करने पड़ सकते हैं, जो हो सकता है कि बांटने के बाद किसी काम के नहीं रह जाए। इसलिए जहाँ तक व जब तक आधिकारिक संपत्तियाँ बांट दिया जाना चाहिए सुविधाजनक व व्यवहारिक नहीं हो जाता है, तब तक इसके एवज में आधिकारिक
संपत्ति का लाभांश ब्याज पाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। धन दौलत पर लाभ, ब्याज या किराया व्यवहार से सभी लोग भली प्रकार से परिचित हैं। जब व्यक्ति अपना धन या संपत्ति किसी दूसरे को उपयोग के लिए देता है तो उससे वह ब्याज, किराया, लाभ के रूप में एक निश्चित राशि प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। यह स्वीकारा जाना चाहिए। उन्होंने इस आधार पर भी उनकी निंदा की। इनके पीछे मकसद, दोस्तों, जो यह अमृतलाल जी ने जो यह संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए भारत के हर एक नागरिकों को। दोस्तों, अगर यह संपत्ति का अधिकार मिल जाएगा तो भारत की जो मार्केट है, मार्केट वैल्यू इसमें बूम आ जाएगा। बूम आने से भारत के हर एक जो कारखाने बंद पड़े हैं, जो बैंकों के कर्जे हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे और मार्केट में ज़्यादा मांग बढ़ने से जो ताले लगे हैं कारखानों को, सब खुल जाएंगे। भारत का मार्केट, भारत का जो आज $2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, कल वो $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। यह इसलिए जो है निर्मला सीतारमण को इन्होंने पत्र लिखा भारत की गरीबी ख़त्म करने के लिए। और यह जो अमृतलाल जी ने इसके लिए जो है इंसाफ संगठन की वार्षिक जो अधिवेशन हुआ और इसमें सारे लोगों ने शिरकत की और अपनी अपनी बातें लोगों ने रखी। और निर्मला सीतारमण को यह बात जो बता रहे हैं, जो पत्र लिखे हैं, उस पर गौर करना चाहिए और देश की गरीबी दूर करने के लिए सहयोग करना चाहिए। लेकिन वह ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वह पूंजीवादी, मनुवादी लोग हैं। यह हम सारे शूद्रों को मिल करके, सारे जो है मूल निवासियों को मिल करके यह लड़ाई को हमें आगे लड़ना है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय भीम। और बेगमपुरा जो रविदास जी का सपना है, उस राष्ट्र को बनाने के लिए अमृतलाल जी, R.K. चौहान, प्रशांत मेहता और विमल यादव, रमेश सरोज, ऐसे राजा राम जी, बहुत सारे साथी हमारे इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। जय भारत, जय भीम।